नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आरटीआई को समझने और समझाने का जो अभियान हमने चलाया है, उसमें सामान्य रूप से मैं पत्रकारों को जरूर शामिल करता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्रकारों को आरटीआई की ज़रूरत पड़ती है अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम-धाम के लिए, अपनी पत्रकारिता के लिए। तो आज 3 धुरंधर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे दाईं ओर हैं श्री अशोक श्रीवास्तव। इनके बारे में मैं बताता हूँ, दूरदर्शन में सीनियर कंसल्टेंट हैं, लेकिन हम और ये एक समय 90 के काल में एक पत्रिका पांचजन्य में साथ काम किया करते थे और अयोध्या आंदोलन को बहुत गहराई से हम लोगों ने कवर किया। हमारी बाईं ओर श्री हरीश बर्नवाल जी हैं। ये डिजिटल मीडिया के धुरंधर हैं। कई टीवी चैनल्स में काम करने के बाद अब खुद इन्होंने 6-7 यूट्यूब चैनल शुरू किया है और उनके बगल में एक अन्य हमारे मित्र पत्रकार हैं, प्रणय जी। हम 3 पत्रकारों से आरटीआई पर इनके विचार साझा करेंगे। शुरुआत मैं अशोक श्रीवास्तव जी से करता हूँ। आरटीआई को लेकर के आपका बड़ा लंबा पत्रकारी जीवन रहा, तो कभी आरटीआई को लेकर के आपका कोई साबका पड़ा या आरटीआई के बारे में कोई ऐसी जानकारी जो साझा आप करना चाहें, या कोई अगर जिज्ञासा हो तो आप उसको बताएं, उसके समाधान के बारे में अनुभव के साथ मैं साझा करूंगा अपने विचार। सुभाष जी, पहले तो बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और आरटीआई से मेरा बड़ा लंबा एक अनुभव रहा, क्योंकि डीडी न्यूज़ पर राइट टू इंफॉर्मेशन के आधार पर एक 8 साल तक डीडी न्यूज़ ने कार्यक्रम चलाया, जानने का हक। उस कार्यक्रम का मुख्य जो प्रेजेंटर और उसका प्रोड्यूसर था, उस कार्यक्रम का मैं ही था। तो मुझे 8 साल वो जानने का कार्यक्रम को करने का मिला। तो सूचना का अधिकार जो है वास्तव में ये आम आदमी को बहुत ताकत देता है। लेकिन 2 चीज़ें मैं अपने सवाल पर, और उससे पहले एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा जो खलती है और मुझे लगता है जो धोखेबाजी है जनता के साथ, वो ये है कि सूचना के अधिकार के ऊपर उसके आधार पर ही इस देश में 2 बड़े नेता आए। क्योंकि मेरे उस कार्यक्रम के अंदर 2 नेता अक्सर गेस्ट के तौर पर आते थे लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। वो 2 नेता, उनमें से एक मनीष सिसोदिया हैं, एक अरविंद केजरीवाल हैं, जो आरटीआई के बेस पर नेता बन गए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन गए। अगर वही करप्शन में शामिल होते हैं, वही अगर आरटीआई का जवाब नहीं देते, उनके बंगले को लेकर किस तरह से उन्होंने जानकारी छुपाई, तो मुझे लगता है एक तो ये देश भर के सूचना जो सूचना क्रांति से जुड़े, सूचना के अधिकार से जुड़े कार्यकर्ता है, मुझे लगता है एक तो उनके साथ बड़ी धोखा हुआ। दूसरी चीज है जो मेरा अनुभव रहा, ये कि इसको लोग जैसे छोटे छोटे ऑफिसों में लोग एक दूसरे के खिलाफ एक एक हथियार के रूप में इस्तेमाल, इसका 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 प्रमोशन क्यों हो गया, इसका प्रमोशन रुक गया, इसका ये ना हो, उसकी छोटी छोटी जानकारी निकालने के लिए। तो वो क्या उसमें कुछ कमी आई है, क्योंकि वो मुझे लगता है एक बड़ा हर्डल है। नहीं, देखिए, जो हमारा अनुभव 4.5 साल 5 साल का है, सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। जैसा आपने कहा ना, इस तरह के जो है, जैसे हर कानून का लगभग दुरुपयोग होता है, लेकिन आरटीआई का जो दुरुपयोग होता है तब हम लोगों को बहुत चिंता होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि यह कानून पारदर्शिता के लिए और भ्रष्टाचार रोकने के लिए था। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है कि कई एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो अपने को कहते हैं, उन्होंने सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग करके एक भ्रष्टाचार की पैरेलल व्यवस्था क्रिएट की है। लेकिन दुख इस बात का है कि आरटीआई में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दुख की बात नहीं, बल्कि चिंता की बात कि आरटीआई में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसे अवांछित लोगों को अधिक आरटीआई लगाए जाने से रोका जा सके। हमारे इसी चैनल पर केजी सुरेश जी थे, जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोगों ने आरटीआई को पूर्णकालिक व्यवसाय बना लिया है। लेकिन जैसे हम लोगों की चिंता, वैसे बहुत सारे लोगों की चिंता है, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है, इसमें संशोधन का अधिकार केंद्र को है, इसलिए ये बात देर सवेर केंद्र के पास पहुंचेगी ही। हो सकता है एक समय के बाद इसमें कोई ऐसा संशोधन हो कि दुरुपयोग करने वालों पर अंकुश लगाया जा मैं सके। आपको रोक के एक चीज, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, हाँ। आप लखनऊ में हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, लखनऊ के ही 2 आरटीआई एक्टिविस्ट जो है,
सो कॉल्ड आरटीआई एक्टिविस्ट, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी शुरू करी, ईमेल चलाए एक दूसरे के खिलाफ जानकारी, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से आरटीआई नहीं, एक्टिविस्ट जो है अब दरअसल। भाई आप लोगों के नज़र में एक दो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमारी नज़र में तो कम से कम ऐसे 100 आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पूरे प्रदेश में, जिनसे हम लोग जितने सूचना आयुक्त हर कोर्ट में जूझते रहते हैं। और हम लोग बस वही एक काम करते हैं, क्योंकि वो आरटीआई आदतन लगाते हैं, पारदर्शिता का उनका उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम उसको इस आधार पर खारिज करते हैं। लेकिन असली समाधान यह है कि केंद्र सरकार उसमें संशोधन करे। अब मैं श्री हर्ष बर्नवाल जी की ओर मुखातिब होता हूँ। बड़ा लंबा अनुभव है और कहें कि पत्रकारिता में संघर्षों के साथ साथ इन्होंने एक्टिविज्म भी दिखाया है। तो मैं ये चाहूँगा हरीश जी आरटीआई के बारे में कुछ ऐसे विचार साझा करें जो हमारे दर्शकों के लिए बहुमूल्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आमंत्रित करने के लिए अपने इस कार्यक्रम में, और सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे शामिल कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोई भी नया सिस्टम या कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके साथ कुछ बुराइयां भी आती हैं, अच्छाइयां भी आती हैं। जैसे सोशल मीडिया में हम लोग काम करते हैं इस समय पिछले कई वर्षों से, तो लोग उसकी बुराई भी करते हैं, और जो बुराई करते हैं उनको लगता है कि बस खत्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए, मतलब कोई भी जब नया सिस्टम आता है उसके साथ उसके कई डायमेंशंस होते हैं, कई आयाम होते हैं। अच्छाई है, बुराई भी है, और निश्चित रूप से अभी अशोक जी ने इतनी बड़ी बात कही, मतलब अगर आरटीआई की बात हो तो वहीं हाँ हाँ, जाते हैं। लेकिन आप देखिए, मैंने तो इतने वीडियो बनाए, उसी आरटीआई का मतलब करामात देखिए कि पता चला कि एक योजना लागू करने के लिए उन्होंने 18 लाख रुपए खर्च किए, और उसके प्रचार में उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये आरटीआई से पता चला। उसी आरटीआई से पता चला कि वो जनाब तो 10,000 रुपए की थाली खा गए, 1.5 करोड़ रुपए के समोसा खा गए। मतलब आप सोचिए, ये आरटीआई की ताकत है। तो जो लेकर आए वही फंस गए आरटीआई में। दूसरी बात, मैं अच्छाई की बात बताता हूँ कि अब जैसे मैं देखता हूँ, ठीक है, मोदी जी इतना काम करते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अचानक से पता चला अच्छा कि आरटीआई किसी ने लगाया, और लगाने वाला भी मतलब कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि बड़ा ये बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। पता चला कि उनके घर में जो किचन में खर्च होता हाँ, है वो अपनी वो जेब तक से देते अपनी हैं। सैलरी से देते हैं, हाँ, ये तो जानकारी आरटीआई से। इतनी सारी आप कितनी छुट्टियां ले रहे हैं तो पता चला नहीं लिया। तो अब सवाल ये है कि देखिए, जिन लोगों ने भी लगाया होगा आरटीआई, उसकी मंशा तो कुछ ना कुछ तो रही होगी हाँ बिल्कुल, कि वो भाई उसकी मंशा पता यही चले। होगी कि उनकी कमियां निकाले। हाँ, तो लेकिन हमको अब पता यह चला। निकल करके आया कि वो अपना कोई खर्च नहीं करते। हाँ, देशवासियों में भी ये संदेश गया कि यस। देखो हमारा प्रधानमंत्री कैसा है, कि प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना खर्च अब खुद देखिए ना, अपने वेतन से पाकिस्तान खर्च का करते प्रधानमंत्री इसलिए जेल गया कि उसको जो गिफ्ट मिले वो अपने खर्च में लगा गया। यहाँ प्रधानमंत्री 100 करोड़ रुपए गिफ्ट मतलब दान दे चुके हैं। जो उनको गिफ्ट गिफ्ट से। मिला, पर्सनल मिला या प्रोफेशनल मिला, जो भी मिला, उन्होंने उसको नीलाम में करवाया, और उसके बाद हैं। और गंगा एक सफाई में डलवा एक बार दिया। आरटीआई में ही शायद ये बात आई है, उसी में ये पता चला कि प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट मिलता है, उससे जो नीलामी से जो पैसा आता है, भाई पवित्रात्मा अच्छे लोग ही नीलामी में पैसा देते होंगे, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने नमामि गंगे अभियान में दे दिया। जी भैया। तो अब मैं प्रणय जी को और मुखातिब होता हूँ। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत गहराई में जाकर के जो है ये खबरें निकालते हैं और उसका अच्छी प्रस्तुति देते हैं। तो प्रणय जी आप। धन्यवाद सुभाष जी। मैं चूंकि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भी बहुत प्रवास करता हूँ, और जैसा अशोक जी ने कहा कि ये सत्य है, आम आदमी के लिए आरटीआई एक ताकत के रूप में उभरा है, परंतु इसका दुरुपयोग इस ढंग से भी सामने आ रहा है कि आरटीआई का उपयोग करके विकास और कल्याणकारी कार्यों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। अनेक ऐसी जानकारियों को भी सार्वजनिक करने का प्रयास करते हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं होता है। तो यह सत्य है कि आरटीआई के को लेकर के एक जागरूकता की भी आवश्यकता है। आरटीआई किन बातों के लिए लगाया जाना चाहिए और किन बातों के लिए नहीं,
इसकी भी समझ आम नागरिकों में होना जरूरी है। हमने ये पाया है कि आरटीआई का अधिकांश उपयोग या तो एक्टिविस्ट करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आदि करते हैं। और जो एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं, उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक प्रयोजन होता है। आम आदमी को जागरूक करके अगर ये समझाया जाए कि आरटीआई किन किन क्षेत्रों में उपयोगी होगा, उदाहरण के लिए अगर केंद्र से कोई योजना चली, केंद्र से कुछ राशि आवंटित हुई, वो कितनी हुई, वो कहाँ खर्च होनी थी, कहाँ हुई, ये आरटीआई से मालूम चले तो तब तो ठीक है। लेकिन कई बार इस आरटीआई का उपयोग करते हुए इस प्रकार की चीजों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिसका राष्ट्र के ऊपर अच्छा असर नहीं है, उससे बचना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कि भगत सिंह को लेकर, सुभाष चंद्र बोस को लेकर, लाल बहादुर शास्त्री को लेकर, ऐसे बहुत सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आरटीआई लेकर के आते हैं और अनुकूल जवाब नहीं आने पर समाज में भी एक भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। तो मैं समझता हूं कि आरटीआई को लेकर एक जागरूकता अभियान, शिक्षा अभियान चलाया जाना चाहिए और समय के अनुसार उसमें थोड़ा संशोधन भी किया जाना चाहिए। मैं प्रणय जी की बात में एक बात जोड़ूं। हाँ। मुझे याद है कि किसी ने एक बार ये पूछा कि भाई आरटीआई लगाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो एक फ्रेज है, पॉलिटिकल फ्रेज है। जाहिर सी बात है उसका जवाब आया कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग गृह मंत्रालय का, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसी को लेकर के पूरा एक एजेंडा चलाया गया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ है ही नहीं, और उसको लेकर के ये जो राष्ट्र सो कॉल्ड देश भक्त पत्रकार है, ये एक नैरेटिव तैयार करते हैं। तो एक डिबेट में मेरे से किसी ने कहा कि आरटीआई लगा के टुकड़े टुकड़े नहीं आया। मैंने कहा आरटीआई लगा के ये भी जानकारी आई कि राष्ट्रपिता कोई नहीं है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।